Assalamualaikum, my name is Farzeen Abid and today I'll be representing ISO 17025. Okay, first हमारे पास है अंडरस्टैंडिंग ISO 17025. It's the international standard for testing and calibration laboratories. It ensures that laboratories operate competently and generate valid results. ठीक है, ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है जो लेबॉर्ट्रीज़ जैसे कि केमिकल, वाटर टेस्टिंग या कैलिब्रेशन लैब्स के लिए बनाया गया है. इसका बेसिक मकसद ये है कि लैब जो रिज़ल्ट्स देती हैं वो एक्यूरेट, रिलायबल और ट्रस्टवर्दी हों. ठीक है, इट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल ऑर्गेनाइजेशंस परफॉर्मिंग लेबॉर्ट्री एक्टिविटीज़ रिगार्डलेस ऑफ द नंबर ऑफ द पर्सोनल और टू द एक्सटेंट ऑफ द स्कोप ऑफ टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन एक्टिविटीज़. इसका मेन मकसद ये होता है कि लैब जो रिज़ल्ट देती हैं वो एक्यूरेट हों, रिलायबल हों. स्टैंडर्ड इंश्योर करता है कि लैब का काम प्रोफेशनल और टेक्निकल तौर पे स्ट्रॉन्ग हो. इसका फ़ायदा ये होता है कि लोगों का लैब्स पे जो ट्रस्ट है वो बढ़ता है, चाहे वो क्लाइंट्स हो या गवर्नमेंट हो. ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है इंट्रोडक्शन टू ISO 17025. It specifies the general requirement for the competence, impartiality and consistent operation of the laboratories. Standard helps facilitate cooperation between laboratories and other bodies by generating wide acceptance of results between countries. कहता है कि ये स्टैंडर्ड डिफ़ाइन करता है कि एक लैब को कैसे काम करना चाहिए, फेयर तरीके से, इम्पार्शल कॉम्पिटेंस के साथ और कंसिस्टेंट रिजल्ट्स प्रोड्यूस करके. ठीक है, इसका एक बड़ा फ़ायदा ये होता है कि अगर एक लैब पाकिस्तान में कोई टेस्ट करे तो उसी का रिज़ल्ट किसी और मुल्क में भी एक्सेप्ट हो सकता है, क्योंकि दोनों ISO 17025 को फॉलो कर रहे हैं. मतलब क्या लिखा हुआ है, इट इज़ यूज्ड बाय लेबॉर्ट्रीज टू डेवलप देयर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स एंड टू असेस देयर कॉम्पिटेंस. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इट्स हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन. सबसे पहले पब्लिश की थी इन 1999 बाय द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. उसके बाद 2005 और फिर 2017 में इसमें अपडेट्स आई. 2017 की वर्जन सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मॉडर्न सिस्टम्स जैसे रिस्क बेस्ड थिंकिंग और ISO 9001 के साथ बेटर मैचिंग शामिल की गई. ठीक है, ये चेंजेस जो थे वो इसलिए किए गए थे ताकि लैब्स नए ज़माने के चैलेंजेस का बेटर तौर पे सामना कर सकें. ठीक है, उसके बाद हमारे पास है स्कोप ऑफ ISO 17025. अच्छा जी, इसका स्कोप देखना है. कहता है कि इट अप्लाइज टू ऑल लेबॉर्ट्रीज़ regardless of the size or the extent of the scope of testing and calibration activities. कहते हैं कि ये जो स्टैंडर्ड है ना, हर साइज़ की लैब पर अप्लाई होता है, चाहे वो छोटी हो, बड़ी हो, किसी भी टाइप की हो, चाहे लैब केमिकल टेस्टिंग करती हो या मैकेनिकल या बायोलॉजिकल या फिज़िकल, सब इसको अडॉप्ट कर सकती हैं. ठीक है, इट इज़ यूज्ड बाय लेबॉर्ट्रीज टू इम्प्लीमेंट अ क्वालिटी सिस्टम एम्ड एट इम्प्रूविंग देयर एबिलिटी टू कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस वैलिड रिजल्ट्स. यानी अगर आपका फोकस क्वालिटी और एक्यूरेट रिजल्ट है तो ये स्टैंडर्ड आपके लिए. कहता है कि केमिकल लेबॉर्ट्रीज़ मतलब ऐसी हैं जहाँ केमिकल एनालिसिस होती है. फ़िज़िकल लेबॉर्ट्रीज़ ऐसी होती हैं जहाँ टेम्परेचर, प्रेशर वगैरह मेजर होता है. मैकेनिकल लेबॉर्ट्रीज़ जहाँ मशीन्स और टूल टेस्ट किए जाते हैं. सही है. बायोलॉजिकल लेबॉर्ट्रीज़ जहाँ बायोलॉजिकल सैम्पल्स टेस्ट किए जाते हैं, जैसे ब्लड हो गया, बैक्टीरिया हो गया. मतलब इन शॉर्ट ये इंश्योर करता है कि लैब का सिस्टम ऐसा हो जो हर दफ़ा सही और कंसिस्टेंट रिज़ल्ट दे. ठीक है, जो कि किसी भी प्रोफेशनल लैब के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. मतलब अगर कोई भी प्रोफेशनल लैब है तो उससे क्या एक्सपेक्ट किया जा सकेगा कि वो कंसिस्टेंट रिज़ल्ट दे हर बार. ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ ISO 17025. इट इज़ डिवाइडेड इनटू 5 मेन कंपोनेंट्स. इसके जो हैं 5 मेन जो हैं कंपोनेंट्स हैं. इसमें आ जाती हैं जनरल रिक्वायरमेंट्स जिसमें इम्पार्शियलिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी आ जाती है. ये मैं 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूँगी अभी. उसके बाद स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं जिनमें लीगल स्टेटस और ऑर्गेनाइजेशन देखनी है. रिसोर्स रिक्वायरमेंट जिसमें आपने स्टाफ, इक्विपमेंट एंड इन्वायरमेंट देखना है.
प्रोसेस रिक्वायरमेंट, जिसमें आपने टेस्टिंग प्रोसीजर, सैम्पल हैंडलिंग और रिज़ल्ट रिपोर्टिंग देखनी है। मैनेजमेंट सिस्टम रिक्वायरमेंट, जिसमें आपने डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिट्स और करेक्टिव एक्शंस देखने हैं। अच्छा, इसका मेन ये है कि आपने इसमें इम्पार्शलिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी का जिक्र होता है। मतलब ये है कि लैब को बगैर किसी तरफदारी के काम करना चाहिए और क्लाइंट्स की जो मालूमात हैं उनको राज में रखना चाहिए। जनरल रिक्वायरमेंट्स जिसके में इम्पार्शलिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी का जिक्र किया उसमें ये होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट वी हैव स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट्स, इसमें ये बताता है कि लैब के लीगल स्टेटस और ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप क्या है वो बताता है। मतलब कि लैब के अंदर हर शख्स की ज़िम्मेदारी और अथॉरिटी क्लियर होनी चाहिए, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है रिसोर्स रिक्वायरमेंट, इसी में ये बताया जाता है कि लैब के पास क्या होना चाहिए। लैब के पास क्या होना चाहिए? तजुर्बाकार स्टाफ होना चाहिए, ऑब्वियसली क्वालिफाइड लोग हों, वो सही और मॉडर्न इक्विपमेंट होना चाहिए, मुनासिब और सेफ़ वर्किंग होनी चाहिए, इन्वायरमेंट जो है वो सेफ़ और कंपैटिबल होना चाहिए। सही है। फोर्थ नंबर पे वी हैव प्रोसेस रिक्वायरमेंट्स। ये क्या बताती है कि लैब के काम करने का तरीका, मतलब उसका प्रोसीजर बताती है। सैंपल लेने का तरीका क्या है, मतलब आप सैंपल किस तरह से ले रहे हैं। टेस्ट करने के रूल्स क्या हैं, मतलब ये कि आप बगैर किसी रूल्स के तो नहीं ना टेस्ट कर सकते, टेस्ट करने के रूल्स बताने हैं। डाटा के एनालिसिस देखना है, क्वालिटी कंट्रोल देखनी है, ठीक है। एरर या अनसर्टेनिटी को कैसे हैंडल करना है ये देखना है इसमें। मैनेजमेंट सिस्टम रिक्वायरमेंट्स, इसमें क्या होता है कि इसमें आपको ये बताना चाहिए कि आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, इंटरनल ऑडिट होना चाहिए, गलती दूर करने के तरीके, मतलब करेक्टिव एक्शंस होने चाहिए। मतलब अगर कि आपके पास एरर दोबारा बार बार आ रहा है तो ये नहीं कि आपने उस चीज़ को छोड़ देना है, उसको आपने उसके लिए करेक्टिव एक्शंस लेने हैं। सिस्टम की बेहतरी देखनी है आपने कि इम्प्रूवमेंट कैसे आ सकती है सिस्टम के अंदर। मतलब ये कि ये सब पॉइंट्स ये इंश्योर करते हैं कि लैब का काम प्रोफेशनल हो, रिलायबल हो और इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके मुताबिक हों। Up next we have their general requirements. Laboratories must demonstrate impartiality by avoiding conflicts of interest. They must also ensure the confidentiality of the client information and proprietary data. This builds trust and ensures fair and ethical practices. लैब को इम्पार्शल होना चाहिए, यानी किसी प्रेशर या फेवर में टेस्ट का रिज़ल्ट चेंज नहीं करना, मतलब और क्लाइंट का डाटा या रिज़ल्ट सीक्रेट रखना है, ठीक है। ये कॉन्फिडेंशली, इसको कहते हैं हम कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है। इससे लोगों का जो है लैब पे वो ट्रस्ट बढ़ता है, ठीक है। इम्पार्शलिटी मतलब कि लैब को हर काम फेयर और अनबाइस्ड तरीके से करना चाहिए। मतलब लैब किसी क्लाइंट, रिज़ल्ट या पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से साइड ना ले, ठीक है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी एक्सपेरिमेंट में किसी फ्रेंड का डाटा हो, ठीक है, आपके अपने फ्रेंड का किसी का डाटा है, तो भी लैब को न्यूट्रल ही रहना चाहिए। मतलब ये उसको फेवरिज्म नहीं करनी चाहिए कि मेरे फ्रेंड का डाटा है तो मैं इसको जो है रिलीज़ कर दूँ, नहीं, उसको इस इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखना चाहिए। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से जो है वो बचना चाहिए। अगर लैब का स्टाफ या मैनेजमेंट किसी ऐसी सिचुएशन में है जहाँ उनका पर्सनल फ़ायदा हो सकता हो तो वो सिचुएशन कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहलाती है। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मतलब ये कि लैब या स्टाफ की मैनेजमेंट ऐसी सिचुएशन में है जहाँ उनका अपना फ़ायदा हो सकता है तो उनको ये काम नहीं करना। ISO ये डिमांड करती है कि लैब ऐसी सिचुएशंस को आइडेंटिफाई करे, मतलब पहले तो ऐसी सिचुएशंस बनने ही ना दे, और अगर आइडेंटिफाई कर दिया है तो इसको अवॉइड करे। कॉन्फिडेंशियली का मतलब ये है कि कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब ये है कि लैब्स को क्लाइंट्स की मालूमात, डाटा, रिपोर्ट्स, फाइंडिंग्स कॉन्फिडेंशियल रखनी होती हैं। मतलब किसी भी क्लाइंट का टेस्ट रिज़ल्ट या पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी भी तरीके से किसी भी तीसरे शख्स या ऑर्गेनाइजेशन को बगैर इजाज़त के शेयर नहीं करना चाहिए। मतलब अगर कोई इंसान किसी लैब में काम कर रहा है तो उस लैब में कौन कौन सा काम हो रहा है, कौन सी न्यू इन्वेंशन हो रही है, ये क्लाइंट ने अपने पास ही इंफॉर्मेशन रखनी है, ठीक है।
इससे क्या होता है कि जो क्लाइंट आपसे काम करवा रहा है उसका ट्रस्ट बिल्ड होता है आप पे, लैब की रेपुटेशन बढ़ जाती है, काम एथिकल और प्रोफेशनल हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, अच्छा, labs must be a legal entity and should have clear roles, responsibilities, and organizational structures. This includes ensuring that staff are free from commercial, financial, and other pressures that may compromise their impartiality. लैब एक लीगल ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जिसका स्ट्रक्चर क्लियर हो, रोल्स और ज़िम्मेदारियाँ क्लियर होनी चाहिए। मतलब स्टाफ कोई फाइनेंशियल या पॉलिटिकल प्रेशर में नहीं होना चाहिए जो रिज़ल्ट्स को इफ़ेक्ट करे। ठीक है, मतलब कानूनी तौर पर रजिस्टर्ड होनी चाहिए लैब्स जो है ना, मतलब लैब्स जो हैं वो एक लीगल एंटिटी होनी चाहिए। हाँ, स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट्स पे थे हम, सॉरी। अच्छा, मतलब ये कि उसका एक प्रॉपर नाम हो, रजिस्ट्रेशन हो और वो ऑफिशियली एक पहचानी हुई ऑर्गेनाइजेशन हो। ठीक है, मतलब मिसाल के तौर पे ये लैब किसी छुपी हुई या अनऑफिशियल जगह पर नहीं होनी चाहिए, उसका एक लीगल सेटअप होना चाहिए जिसे गवर्नमेंट या रेगुलेटरी बॉडीज़ जो हैं वो रिकग्नाइज़ करती हों। क्लियर रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स। अब इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि लैब के अंदर हर शख्स का काम क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए। कौन किस जॉब की ज़िम्मेदारी ले रहा है, रिपोर्टिंग कौन किसको करता है और किसका क्या रोल है, ये पता होना चाहिए। ये ज़रूरी होता है ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो, काम जो है वो प्रॉपर तरीके से हो। नेक्स्ट वो ये कहता है स्टाफ जो है मस्ट बी फ्री फ्रॉम कमर्शियल, फाइनेंशियल एंड अदर प्रेशर्स। मतलब कि लैब का स्टाफ किसी भी बिज़नेस, पैसे या पर्सनल प्रेशर के नीचे नहीं होना चाहिए जो उनकी इम्पार्शियलिटी को इफ़ेक्ट करे। मतलब ये वो मेंटली फ्री होने चाहिए, वो किसी भी मतलब अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए काम नहीं कर रहे। अगर किसी क्लाइंट ने ज़्यादा पैसे दिए हैं तो स्टाफ को बायस डिसीजन या रिज़ल्ट देना मना है। मतलब ये कि अगर कोई क्लाइंट आके कहता है कि आप मुझसे ज़्यादा पैसे ले रहे हो लेकिन मेरा रिज़ल्ट जो है वो ज़्यादा जल्दी बना दो या उसमें ज़्यादा एफिशिएंसी ऐड कर दी जाए, तो क्लाइंट के लिए ये मना है कि वो ये करे। उसको जो टीम है उसके लिए ये काम मना है, उसको हर क्लाइंट के साथ इक्वल और फेयर बिहेवियर रखना चाहिए। ठीक है, मतलब ये कि लैब एक प्रॉपर लीगल और ऑर्गेनाइज सिस्टम हो। इसमें हमने ये देखना है कि हर शख्स को उसकी ज़िम्मेदारी क्लियर हो, मतलब कोई किसी और का काम नहीं कर रहा, हर शख्स जो है वो अपना अपना काम कर रहा है। स्टाफ किसी भी फाइनेंशियल या बिज़नेस प्रेशर से आज़ाद हो, स्टाफ के ऊपर कोई भी फाइनेंशियल या बिज़नेस प्रेशर ना हो, ताकि इससे क्या फ़ायदा होगा कि वो न्यूट्रल और प्रोफेशनल काम करेगा। उसको मतलब किसी भी चीज़ का इंटरेस्ट नहीं होगा तो वो न्यूट्रल रह के काम करेगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स। ये जो सेक्शन है फोकस करता है एडिकेंसी और कॉम्पिटेंस पे पर्सोनल की, suitability and maintenance of facilities and the equipment, the traceability of measurements to national or international standards, ठीक है, and the selection and control of externally provided products and services. ये पार्ट जो है इंश्योर करता है कि स्टाफ ट्रेंड हो, इक्विपमेंट जो यूज़ किया जा रहा है वो सही चल रहा है, इन्वायरमेंट लैब के काम के लिए ठीक है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोसीजर्स वहाँ पे परफॉर्म किए जा सकेंगे, जो भी चीज़ें बाहर से मंगवाई जा रही हैं उनकी क्वालिटी इंश्योर हो। ठीक है, लैब के पास काम करने के लिए सही लोग, सही जगह और सही टूल्स होने चाहिए। मेनली इसका मकसद ये है। इसमें लिखा हुआ है एडिक्वेंसी एंड कॉम्पिटेंस ऑफ पर्सोनल। मतलब ये कि लैब के स्टाफ का क्वालिफाइड,
ट्रेंड और कैपेबल होना बहुत ज़रूरी होता है। लैब का स्टाफ जो है वो क्वालिफाइड हो, पढ़ा लिखा हो, ट्रेंड हो, पहले से उनके एक्सपीरियंसेस हों और कैपेबल हों, मतलब एक्सपीरियंसेस वो पहले से लेके आए हों और वो कैपेबल हों कि वो मशीन्स वगैरह जो हैं ऑपरेट कर सकते हैं, केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं। हर शख्स को अपनी ज़िम्मेदारी का इल्म और एक्सपीरियंस होना चाहिए कि वो क्या करने वाला है। मतलब अगर कोई टेस्ट केमिकल सेफ्टी का है तो उसे हैंडल करने वाला पर्सनल जो इंसान है वो प्रॉपर्ली ट्रेंड होना चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि किस तरह इसकी केमिकल सेफ्टी करनी है। नेक्स्ट यहाँ पे एक लफ्ज़ लिखा हुआ है सूटेबिलिटी एंड मेंटेनेंस ऑफ फैसिलिटीज़ एंड इक्विपमेंट। मतलब इसका मतलब ये है कि लैब के अंदर जो इक्विपमेंट और टूल्स यूज़ होते हैं वो सही कंडीशन में होने चाहिए, ख़राब नहीं होनी चाहिए, टाइम पर मेंटेन होने चाहिए और काम के लिए सूटेबल होने चाहिए। ठीक है, अगर कोई मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास अगर कोई बैलेंस मशीन या माइक्रोस्कोप एक्यूरेट नहीं है तो रिज़ल्ट भी गलत हो सकता है। ठीक है, इसलिए मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है। जब तक वो चीज़ें हमारे पास ठीक नहीं होंगी तो हमारे पास रिज़ल्ट भी गलत आने के चांसेस हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाती है ट्रेसिबिलिटी ऑफ मेजरमेंट्स टू नेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। इसका मतलब ये है कि जो भी लैब में मेजरमेंट होती है, जो भी नापतोल हो रहा है लैब के अंदर, उसका रिकॉर्डेड रेफरेंस होना चाहिए। आपके पास उसका रिकॉर्ड होना चाहिए, उसका रेफरेंस होना चाहिए कि वो नेशनल या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है, आया वो ठीक काम कर रही है कि नहीं कर रही। एग्ज़ाम्पल अगर आप एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप ये देखें, अगर आप 100 ml अगर 100 ml मेजर कर रहे हैं तो ये कंफर्म होना चाहिए कि आपका जो इक्विपमेंट है वो सर्टिफाइड स्टैंडर्ड के मुताबिक कैलिब्रेटेड है। मतलब सर्टिफाइड स्टैंडर्ड कौन से हैं? ये ISO 17025। इसका मेन मकसद यही है ना कि कैलिब्रेशन जो है इंस्ट्रूमेंट्स की, इसको आपने चेक करना है। तो मतलब अगर आप 100 ml मेजर कर रहे हैं तो ये आपको कंफर्म होना चाहिए कि आपका इक्विपमेंट सर्टिफाइड स्टैंडर्ड के मुताबिक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। नेक्स्ट एक लिखा हुआ है सिलेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि जो चीज़ें लैब से बाहर आती हैं, मतलब लैब के बाहर से आई हैं जो चीज़ें लैब के अंदर, जैसे केमिकल्स, टेस्टिंग किट्स या कैलिब्रेशन सर्विसेज। केमिकल्स आते हैं ना बाहर से, टेस्टिंग किट्स आती हैं, कैलिब्रेशन सर्विसेज, उनका भी और सिलेक्शन और क्वालिटी कंट्रोल ज़रूरी होता है कि मतलब उनकी भी क्वालिटी जो है वो अच्छी होनी चाहिए और आपके स्टैंडर्ड्स जो हैं वो उसके साथ कंपेटिबल होनी चाहिए। ठीक है, लैब को इंश्योर करना होता है कि जो भी प्रोडक्ट या सर्विस वो बाहर से ले रहे हैं वो रिलायबल और स्टैंडर्ड के मुताबिक हो। मतलब ओवरऑल अगर हम देखें तो ये वाला जो रिसोर्स रिक्वायरमेंट का सेक्शन है वो ये कंफर्म करता है कि लैब के जो लोग हैं वो कॉम्पिटेंट हों, मतलब एफिशिएंट इनफ हों कि वो लैब को ऑपरेट कर सकें, केमिकल सेफ्टीज़ जो हैं वो कर सकें, इक्विपमेंट और बिल्डिंग जो है प्रॉपर्ली मेंटेन्ड होनी चाहिए इस रिक्वायरमेंट के लिए। मेजरमेंट्स जो हैं वो इंटरनेशनली ट्रेसेबल हों। मतलब ये कि अगर आप कुछ मेजर कर रहे हैं तो उसका रिज़ल्ट सेम होना चाहिए टू द मेजरमेंट परफॉर्म्ड इन अनदर कंट्री। मतलब अगर दूसरी कंट्री भी वो परफॉर्म कर रही है तो आपका रिज़ल्ट सेम होगा, क्योंकि आप दोनों कंट्रीज़ ने एक ही स्टैंडर्ड के मुताबिक वो काम किया था। और अगर बाहर से ली गई सर्विसेज भी कंट्रोल ली गई हैं तो वो कंट्रोल ट्रस्टेड होनी चाहिए। ठीक है, उन पे आपका ट्रस्ट बिल्ड होना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास प्रोसेस रिक्वायरमेंट। इसके एक्चुअली 3 पार्ट्स हैं। पहले में देखते हैं क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि इट इन्वॉल्व्स रिव्यूइंग कस्टमर रिक्वायरमेंट्स, ensuring the validity and suitability of testing methods, and establishing documented procedures for carrying out laboratory activities in a controlled and consistent manner। यहाँ बात होती है कि क्लाइंट चाह क्या रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट को आपने रिव्यू करना है कि वो चाहता क्या है, और ये देखना है कि क्या लैब का जो मेथड है वो सही भी है कि नहीं है।
डॉक्यूमेंटेशन जो आपकी हो रही है वो ठीक है। मतलब ये कि ये टेस्ट शुरू करने से पहले सब कुछ प्रॉपर्ली प्लान्ड लिखा हुआ होना चाहिए आपके पास, ठीक है। लैब का टेस्ट शुरू करने से पहले कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को क्लियरली समझना चाहिए और रिव्यू करना चाहिए कि वो क्या डिमांड है उसकी। मतलब जो क्लाइंट चाह रहा है लैब उसे प्रॉपर्ली समझे और कंफर्म करे कि वो उससे प्रोवाइड कर सकती है या नहीं। ये नहीं कि आपने काम पकड़ लिया और बाद में आप एक्सपेरिमेंट्स अपने तौर पे कर रहे हैं कि चलें हम कुछ ना कुछ करके दे देंगे। नहीं, आपने बस उसकी रिक्वायरमेंट को पकड़ना है और कंफर्म करना है कि हमारी लैब ये काम कर सकेगी कि नहीं कर सकेगी। मिसाल के तौर पे अगर एक क्लाइंट ने कहा है कि वो वाटर सैंपल का बैक्टीरिया टेस्ट करना चाहता है, तो लैब का काम ये बनता है कि वो उसका जो है कंफर्म करने के लिए अपने पास से वो टेस्ट परफॉर्म करने की एबिलिटी रखती है कि नहीं। उसको पहले टाइम दे के हम आपको सोच के बताते हैं कि हमारी लैब के पास इतनी एबिलिटी है कि वो ये टेस्ट परफॉर्म कर सकती है कि नहीं कर सकती। फिर एक लफ्ज़ लिखा हुआ है इंश्योरिंग द वैलिडिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ साइंटिफिकली प्रूवन मेथड। इंश्योरिंग द वैलिडिटी एंड सुटेबिलिटी ऑफ टेस्टिंग मेथड्स। लैब को वो टेस्टिंग मेथड यूज़ करनी चाहिए जो साइंटिफिकली प्रूवन और सूटेबल हो, ठीक है। हर टेस्ट के लिए वैलिड और एक्सेप्टेड मेथड होना चाहिए, ना कि रैंडम या आउटडेटेड तरीका। मतलब कोई पुराना तरीका नहीं इस्तेमाल करना। वैलिड और एक्सेप्टेड मेथड होना चाहिए। मतलब कि अगर आपने कोई पर्टिकुलर टेस्ट करना है तो उसके लिए पर्टिकुलर तरीका ही यूज़ होगा। मतलब ये कि किसी और टेस्ट का किसी और केमिकल की डिटेक्शन के लिए आप कोई और तरीका तो नहीं ना यूज़ कर सकते। मतलब कि ब्लड का सैंपल है अगर आपके पास, उसका टेस्ट मॉडर्न और अप्रूव्ड मेथड से होना चाहिए, ना कि किसी तरीके से जो पुराना हो चुका और जो रिलायबल रिज़ल्ट ना दे सके। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर्स इन अ कंट्रोल्ड एंड कंसिस्टेंट मैनर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लैब को अपने तमाम काम के लिए डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर्स बनानी चाहिए। मतलब सब कुछ रिटन फॉर्म में हो और उन पर रेगुलर और सेम तरीके से अमल करना चाहिए। मतलब ये कि अगर एक बार उसकी डॉक्यूमेंटेशन हो गई है तो बार बार उनको डॉक्यूमेंटेशन करनी चाहिए और सेम तरीके से उस पर अमल करना चाहिए। मतलब कि जो भी टेस्ट हो रहा है उसका तरीका लिखा हुआ हो, सब लोग उसे फॉलो करें और हर दफ़ा वही क्वालिटी मिले। मतलब क्वालिटी जो है वो चेंज ना हो। मतलब इस सेक्शन में ये इंश्योरेंस होती है कि लैब क्लाइंट की डिमांड प्रॉपर्ली समझे, वैलिड और सूटेबल मेथड्स यूज़ करे लैब, ठीक है। हर टेस्ट का एक स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर हो। मतलब हर जो भी टेस्ट हम कर रहे हैं उसका डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर आपके पास होना चाहिए और लैब का काम कंसिस्टेंट और कंट्रोल्ड हो। हर दफ़ा एक जैसा एरर फ्री रिज़ल्ट जो है वो मिलना चाहिए। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जो कि है हमारे पास प्रोसेस रिक्वायरमेंट का पार्ट 2। ओके, सॉरी। It covers procedures for sampling, handling, transporting, and storing test items. Also includes the creation and maintenance of technical records that are sufficient to demonstrate that laboratory processes are being followed properly. यहाँ फोकस है टेस्ट आइटम्स मतलब सैम्पल्स की हैंडलिंग पर, ठीक है। मतलब ये कि सैम्पलिंग का प्रोसेस कैसा होगा, स्टोर और ट्रांसपोर्ट कैसे करना है इसको, ठीक है। रिकॉर्ड किस तरह मेंटेन होगा। मतलब ये कि इंश्योर करता है ये वाला पार्ट कि सैंपल डैमेज ना हो, रिकॉर्ड्स ट्रेसेबल हों, ठीक है। सैंपल्स लेना, उनका रखना, उनके रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, प्रॉपर्ली हैंडल करने का तरीका, ये सब कुछ इसमें कवर किया जाता है। इसमें लिखा हुआ है सैम्पलिंग, हैंडलिंग, ट्रांसपोर्टिंग एंड स्टोरिंग टेस्ट आइटम्स। लैब को ये इंश्योर करना होता है कि सैंपल सही तरीके से लिया गया हो। मतलब सैंपल की सैम्पलिंग जो है वो सही तरीके से हुई है, उसे केयरफुली हैंडल किया गया हो,
सेफ़ तरीके से उसको ट्रांसपोर्ट किया गया हो, जब उसे एक दूसरे से दूसरी जगह लैब में पहुंचाया गया तो वो सेफ़ और साउंड तरीके से पहुंचा हो, और फिर उसको जब स्टोर किया गया है तो उसकी प्रॉपर कंडीशंस हों जिसमें वो स्टोर्ड हुआ है। मतलब अगर एक फॉर एग्ज़ाम्पल एक ब्लड सैंपल को रूम टेम्परेचर पर रखना चाहिए, ये हम सबको पता है, लेकिन अगर उसे हीट में रख दिया गया हो तो रिज़ल्ट गलत आ सकता है, क्योंकि उसकी सारी कंडीशंस, टेम्परेचर्स वगैरह बदल जाएगा। इसे इन तमाम स्टेप्स को कंट्रोल्ड होना बहुत ज़रूरी है। फिर इसमें लिखा हुआ है क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ टेक्निकल रिकॉर्ड्स। इसका मतलब ये है कि लैब को हर टेस्ट का प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए, जिसमें ये लिखा हो, मतलब लैब के पास हर टेस्ट का एक रिकॉर्ड होना चाहिए जिसमें लिखा हो कि किसने टेस्ट किया था, कौन सा तरीका यूज़ किया था, क्या रिज़ल्ट आया था, और कोई भी इशू अगर हुआ तो वो भी मेंशन हो कि ये टेस्ट परफॉर्म करते हुए ये वाला इशू आया था। ठीक है, ये रिकॉर्ड्स प्रूव करते हैं कि लैब ने प्रोसीजर्स को प्रॉपर्ली फॉलो किया था, और फ्यूचर में कोई कंप्लेन या ऑडिट हो तो ये रिकॉर्ड्स दिखाए जा सकते हैं एक प्रूफ के तौर पे। मतलब ये कि इस प्रोसेस रिक्वायरमेंट के पार्ट 2 में हम ये मेनली देखते हैं कि सैंपल हर स्टेप पर सेफ़ और कंट्रोल तरीके से हैंडल हो, सब कुछ डॉक्यूमेंटेड हो ताकि ट्रांसपेरेंसी हो, और लैब के अपने प्रोसेस का प्रूफ रख सके कि काम रूल्स के मुताबिक ही हुआ था, काम रूल्स के मुताबिक हुआ था, उसके ऑपोजिट नहीं किया गया था। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोसेस रिक्वायरमेंट्स पार्ट 3। ओके, ensuring the validity of results through quality control measurements, detailed reporting of results including uncertainties and clear communication with clients. It also includes protocols for handling customer complaints and non-conforming work. लैब के रिज़ल्ट चेक करने का तरीका पता होना चाहिए, जैसे क्वालिटी कंट्रोल होता है। क्लाइंट्स जो हैं उनको क्लियर और प्रॉपर रिज़ल्ट्स मिलने चाहिए, साथ ही अनसर्टेनिटी भी बतानी चाहिए कि इतना मार्जिन ऑफ एरर है इसके अंदर। अगर कोई कंप्लेन आए या काम ठीक ना हो तो उसका सल्यूशन भी डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, वो आपके पास रिटन फॉर्म में मौजूद होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये कि लैब के रिज़ल्ट्स की एक्यूरेसी, रिपोर्टिंग और क्लाइंट डीलिंग को कवर किया जाता है इस सेक्शन में। लैब को ये कंफर्म करना होता है कि जो रिज़ल्ट दिए जा रहे हैं वो एक्यूरेट हैं, रिलायबल हैं और वैलिड हैं। इसलिए क्या किया जाता है, क्वालिटी कंट्रोल टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड सैंपल्स, रिपीट टेस्ट किए जाते हैं और कैलिब्रेटेड चेक्स। ये सारी चीज़ें जो हैं वो चेक की जाती हैं। मतलब कि अगर ग्लूकोज लेवल टेस्ट किया जा रहा है तो क्वालिटी कंट्रोल से कंफर्म होगा कि रिज़ल्ट सही रेंज में है या नहीं है। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल ये डिटेक्ट करेगी। फिर इसमें लिखा हुआ है डिटेल्ड रिपोर्टिंग ऑफ रिज़ल्ट्स इंक्लूडिंग अनसर्टेनिटीज़। मतलब कि लैब की रिपोर्ट में सिर्फ रिज़ल्ट नहीं बल्कि डिटेल के साथ लिखा होना चाहिए कि टेस्ट किस तरीके से हुआ। ये नहीं कि आपने सिर्फ टेस्ट परफॉर्म करके उसके रिज़ल्ट्स लिख दिए, नहीं, उसका सारा तरीका लिखना है, क्या पॉसिबल एरर मार्जिन हो सकता है इसके अंदर, और रिज़ल्ट को कैसे इंटरप्ट करना है। अनसर्टेनिटी का मतलब ये होता है कि रिज़ल्ट के अंदर कितना छोटा सा डिफरेंस हो सकता है, जो किसी भी साइंटिफिक टेस्ट का नेचुरल हिस्सा होता है। अगर आप कोई भी साइंटिफिक टेस्ट करेंगे तो उसके अंदर अनसर्टेनिटी आना एक नेचुरल सी चीज़ है। फिर कहता है क्लियर कम्युनिकेशन विद क्लाइंट्स। लैब को जो है अपने क्लाइंट्स के साथ आसानी और साफ़ तरीके से बात करनी चाहिए। मतलब ये कि उनको समझना चाहिए कि उनका रिज़ल्ट क्या कह रहा है और कोई प्रॉब्लम हो तो क्या किया गया। ठीक है, यहाँ ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट बिल्ड करता है। ठीक है, फिर लिखा हुआ है प्रोटोकॉल्स फॉर हैंडलिंग कस्टमर कंप्लेंट्स एंड नॉन कन्फर्मिंग वर्क। अगर कोई क्लाइंट कंप्लेन करता है या कोई काम स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं हुआ, नॉन कन्फर्मिंग वर्क है, तो लैब के पास प्रॉपर प्रोसीजर होना चाहिए कि उसे हैंडल करें।
कंप्लेन को रिकॉर्ड करे, इन्वेस्टिगेशन करे, लैब जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करे और दोबारा ऐसे मसले ना हो, उसका ऐसा सिस्टम इंश्योर करे, ऐसे सिस्टम बनाए कि दोबारा ऐसे मसले ना हो। ठीक है, मेनली इसमें हमने क्या देखा कि लैब के रिज़ल्ट क्वालिटी कंट्रोल से पास हों, रिपोर्ट्स डिटेल्ड और प्रोफेशनल हों, क्लाइंट से कम्युनिकेशन क्लियर हो और अगर कोई इशू हो तो लैब उसे प्रॉपर्ली हैंडल करे। सही है, ये सब हमने जो है प्रोसेस रिक्वायरमेंट के पार्ट 3 में पढ़ा है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, वी हैव मैनेजमेंट सिस्टम रिक्वायरमेंट्स. Laboratories must establish a management system that includes policies, processes, and procedures for achieving quality objectives. Two options are available. Option A, adopting the system as defined in ISO 17025. Option B, integrating with ISO 9001 quality management system. It must include document control, internal audits, management reviews, and continual improvement practices. अच्छा जी, इसमें ये है कि कहता है कि लैब को एक प्रॉपर मैनेजमेंट सिस्टम रखना चाहिए, मतलब कि डॉक्यूमेंट का कंट्रोल होना चाहिए, इंटरनल ऑडिट्स हैं वो भी लैब के पास होने चाहिए, मैनेजमेंट का रिव्यू देखना चाहिए एक बार, कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट होने चाहिए। ठीक है, अब ये काम करने के लिए दो ऑप्शन होते हैं लैब के पास। ऑप्शन ए है कि सिर्फ ISO 17025 सिस्टम को फॉलो करें और इन सब चीज़ों का रिकॉर्ड रखें। ऑप्शन बी है कि अगर ऑलरेडी ISO 9001 सिस्टम है तो उसी में इंटीग्रेट कर दें, क्योंकि उसमें भी डाटा जो है वो इंटीग्रेट हो सकता है। अगली स्लाइड है हमारे पास, बेनिफिट्स ऑफ एक्रीडिटेशन. ISO 17025 accreditation enhances laboratory credibility, provides international recognition, improves operational efficiency, increases client confidence, and opens doors to more business opportunities, including government tenders and international collaborations. एक्रीडिटेशन के फ़ायदे क्या हैं कि लैब की क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है, इंटरनेशनल लेवल पर लैब को जो है रिकग्निशन मिल जाती है, क्लाइंट्स का जो है वो ट्रस्ट बढ़ जाता है, बिज़नेस और टेंडर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। जब आपकी लैब का अच्छा काम जो है पता लगेगा दूसरी लैब्स को, ऑर्गेनाइजेशंस को, तो आपको टेंडर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, आपको मज़ीद जो है वो काम दिया जाता है। नेक्स्ट वी हैव ISO 17025 वर्सेस ISO 9001. ISO 9001 is general quality management standard applicable to any organization. ISO 17025 is specific to laboratories and includes technical requirements for test validity. While both emphasize quality, ISO 17025 ensures technical competence in test or calibration results. मतलब ये कह रहा है कि जो ISO 9001 है, जनरल क्वालिटी सिस्टम होता है किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी कंपनी के लिए, जबकि ISO 17025 स्पेशली लैब टेस्टिंग और कैलिब्रेशन के लिए यूज़ होता है। इसमें टेक्निकल कंपिटेंस भी चेक होती है, टेक्निकल कंपिटेंस भी हम इसमें देख सकते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट स्लाइड इज़ एक्रीडिटेशन प्रोसेस ओवरव्यू. इसमें ये है कि सबमिशन टू नेशनल एक्रीडिटेशन बॉडी, PNAC in Pakistan, document review and pre-assessment visit, formal on-site assessment addressing non-conformities to corrective action, issuance of accreditation certificate and periodic surveillance audits. अप्लाई करो एक्रीडिटेशन बॉडी में, पाकिस्तान में PNAC में होती है, डॉक्यूमेंटेशंस चेक डॉक्यूमेंटेशंस जो हैं वो आपकी चेक होंगी, ऑन साइट असेसमेंट होगी, अगर कुछ कमी हो तो उसे इम्प्रूव किया जाएगा। ठीक है, सर्टिफिकेट मिलता है और बाद में ऑडिट्स होते हैं, सर्टिफिकेट
मिलते हैं और बाद में उसका हिसाब किताब लगाया जाता है। ओके, next we have common challenges in implementations. Some challenges include high cost equipment calibration, complex documentation requirements, lack of trained personnel, resistance to change. Overcoming these requires strategic planning, training and management commitment. अच्छा, इसमें ये है कि इक्विपमेंट कैलिब्रेशन महंगा होता है, ठीक है ना। इक्विपमेंट की जब कैलिब्रेशन की जाती है तो वो एक महंगा प्रोसीजर्स होता है। डॉक्यूमेंटेशन मुश्किल लगती हैं, ट्रेंड लोग कम मिलते हैं, मतलब बहुत कम लोग होते हैं जो इस सिस्टम को ऑपरेट करना जानते हैं, और जो ये नया चेंज है उसको लोग एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है। इसका सलूशन ये होता है कि आप प्रॉपर ट्रेनिंग करें, लोगों की प्लानिंग करें और मैनेजमेंट को जो है वो सपोर्ट करें और उनको ये समझाएं कि ये सिस्टम जो है कितना कंपैटिबल और एक्यूरेट है। Case study example. A private water testing lab adopted ISO 17025. They improved sample handling, trained staff, and implemented a quality management system. Within 1 year, their result turnaround time reduced and client satisfaction improved significantly. ये बताता है कि एक प्राइवेट वाटर टेस्टिंग लैब ने ISO 17025 इम्प्लीमेंट किया। उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने स्टाफ को ट्रेन किया, सैम्पल की हैंडलिंग जो है उसको इम्प्रूव किया, QMS लगाया। इसका रिज़ल्ट क्या निकला कि क्लाइंट का जो ट्रस्ट है वो बढ़ गया, रिज़ल्ट टाइम जो है वो कम हो गया और इस तरह जो है लोग जो हैं वो उनकी जो सेटिस्फेक्शन है वो इम्प्रूव हो गई। टिप्स क्या है सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन के लिए? Gain top management support, develop a strong documentation system, provide regular staff training, perform international audits and address findings, encourage a culture of continuous improvement। कहता है कि ये ज़रूरी है कि टॉप मैनेजमेंट का सपोर्ट लेना ज़रूरी है, आपसे जो ऊपर लैब्स हैं उनका सपोर्ट लें। डॉक्यूमेंटेशन जो है वो आपके पास प्रॉपर होनी चाहिए, वो आपके पास पढ़ी हुई होनी चाहिए। स्टाफ ट्रेनिंग जो है वो रेगुलर हो, मतलब ये है कि वो बीच में ट्रेनिंग उनकी छुड़वा ना दी जाए बल्कि वो रेगुलर ट्रेनिंग ले रहे हों। इंटरनल ऑडिट्स हेल्पफुल हैं, जो इंटरनल ऑडिट्स हैं वो बार बार किए जाएं, हमेशा इम्प्रूवमेंट का सोचना है, ठीक है। लास्ट वन में क्या है, इनकरेज अ कल्चर ऑफ कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट। उनको बार बार ये बताना है अपनी टीम को कि इम्प्रूवमेंट की सोच रखें, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है इंटरेक्टिव Q&A सेगमेंट। यूज़ दिस टाइम टू इनवाइट क्वेश्चंस, क्लैरिफाई डाउट्स यूजिंग रियल वर्ल्ड लैब एग्जांपल्स, कीप आंसर्स कंसाइज एंड कनेक्ट देम टू ISO 17025 रिक्वायरमेंट्स व्हेनेवर पॉसिबल। ये वक्त है क्वेश्चंस का, मतलब कि लैब के रियल एग्जांपल से एक्सप्लेन करें, जो कंसेप्ट अनक्लियर हो उसको रिलेट करके समझाएं ताकि समझ आएगी ISO 17025 प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे काम करता है। रियल लाइफ एग्जांपल्स को यूज़ करते हुए दूसरों को समझाएं और अपना जो उन पर ट्रस्ट है वो गेन करें। कंक्लूजन है, रैपअप है, ISO 17025 इंश्योर्स टेक्निकल कॉम्पिटेंस एंड कॉन्फिडेंस इन लैबोरेटरी रिजल्ट्स, accreditation enhances global recognition, improves processes and boosts client satisfaction। ISO 17025 का अल्टीमेट गोल ये है कि लैब कॉम्पिटेंट और ट्रस्टवर्दी रिजल्ट्स प्रोड्यूस करे। इससे क्या होता है, लैब को ग्लोबल रिकग्नाइजेशन मिलती है, आपके जो लैब के प्रोसीजर्स हैं वो बेटर हो जाते हैं, उनकी जो इफ़ेक्टिवनेस है उनकी जो वो बढ़ जाती है और आपके पास जो क्लाइंट्स हैं वो ज़्यादा आ जाते हैं। थैंक यू सो मच, दिस वाज ऑल अबाउट द टुडेज़ प्रेजेंटेशन। थैंक यू।